हेलो दोस्तों। देखो, आप लोगों के टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने। कितने? 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुके थे। दोनों टेस्ट आप लोगों ने दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन आप सभी लोगों को मिल गया था। आज हमारा जो टेस्ट स्टार्ट होगा, ये टेस्ट कौन से नंबर का स्टार्ट हो रहा है? 3rd नंबर का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसे तीसरे टेस्ट की बात करें तो देखो, तीसरा टेस्ट आप लोगों के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग यदि अपने टेस्ट को देख रहे हो, यदि टेस्ट आप लोग जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जो लोग दे रहे हो, और अपने टेस्ट को यदि उसमें आप लोग यदि नंबर ला रहे हो सिलेक्शन जैसे, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तो आप लोगों को यह बता दूं कि यदि अपने टेस्ट के अंदर आप लोगों के, एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसे ही, कि यदि 70% मार्क्स अपने टेस्ट में आप लोगों के आ रहे हैं ना, तो एग्जाम के अंदर आप लोगों के नंबर आएंगे 80 से 85%। कोई नहीं रोकेगा। यदि अपने टेस्ट के अंदर आप लोगों के 70% नंबर्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं 70%, तो 80 से 85 तक आप लोगों के मार्क्स आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? पर यदि ईमानदारी से दे रहे हो तो। ठीक है, चलो अब आप लोगों ने देखो तीसरा टेस्ट दे लिया, अपन आज इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो सॉल्यूशन देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन। हर टॉपिक में क्वेश्चन, मतलब हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिलता है। चलो देखो इसने क्या कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पर साइन दे रखा है, साइन का मतलब समझेंगे हम लोग। क्या दिया इसने? डिवाइड दिया, और डिवाइड का अर्थ सम पकड़ो। देखो क्या बताया इसने, यहां पर आ रखा देखो, टी डिवाइड यू का अर्थ, टी यू का पुत्र। बताओ एम पुत्र है किसका? एन का। ये एन आया, इसका बेटा कौन हो गया? एम। ये लो भाई, एम एन का बेटा हो गया। फिर साइन क्या दिया? प्लस, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? टी यू की मां। बताओ कौन मां बनेगी? एन। एन मां बनेगी किसकी? ओ की। इसको मां बनाना है तो माइनस कर दो, ओ की मां बनेगी, तो यहां पर कौन आ जाएगा? ओ। ये ओ आ गया। फिर क्या है? माइनस, और माइनस का अर्थ दे रखा है टी यू का पति है। बताओ कौन पति है? ओ पति बनेगा किसका? पी का। ओ को पति बना दिया, लो किसका पति बनाया? पी का। ये लो पी का पति बन गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? पी के साथ एन के किस संबंध को दर्शाता है? पी के साथ क्या बोला? पी के साथ एन का संबंध बताओ। बताओ पी के साथ यदि अपन एन का संबंध बताएंगे तो एन बताओ इसकी क्या बनेगी? ये बताओ, पति हो गया क्या? और ये पति की मां हो गई क्या? और पति की मां क्या हो जाएगी? बताओ, सास हो जाएगी ना। पति की मां कौन होती है? सास। तो अपने पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? सास। क्लियर? चलो हम लोग करते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये अपना जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। देखना आप लोगों का लॉजिक क्या आप लोगों का सही हो गया था क्या? यहां पर क्या किया था इसने? 3 है ना, इस 3 की पावर कर दिया 4। ठीक है, और फिर इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया। जैसे 3 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा? 81। और 81 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फिर ये हमारी संख्या आ रही है। ये संख्या आ गई, क्या आ गई? 162। ये क्या आया? 162। ऐसा का ऐसा ही हमें क्या करना है? इसमें देखना है। बताओ, ये 6 की पावर वही 4 करना है, और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, इस बार इससे मल्टीप्लाई। बताओ 6 की पावर 4 करोगे तो देखो 12 96, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? वही 3888। ठीक है, बताओ समझ में आया सभी लोगों के? समझ में आया? अब ऐसा का ऐसा ही हमें ऑप्शन ढूंढना है। हमें बताना है ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। देखो यहां पर कर दो डी ऑप्शन में, 7 की पावर 4 करो, और फिर देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 की पावर क्या करो? 4, और फिर मल्टीप्लाई क्या कर दो? 2। ठीक है, 7 की पावर 4 करोगे तो 2401 आया, और मल्टीप्लाई देखो फिर 2 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4802। मतलब इससे मल्टीप्लाई करना अपने को, इससे मल्टीप्लाई। क्लियर है? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। पर ये आया हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि 14 और 21 को आप लोग क्या करो? इंटरचेंज कर दो। अभी अभी मैंने मैथमेटिकल का क्लास आप लोगों को लाइव के अंदर क्वेश्चन कराए, उसके आप लोगों ने चेक किया होगा, हमारे 80% क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ऐसे ही आ रहे थे कि इन नंबरों को चेंज करो, फिर बताओ आंसर क्या आएगा। 80% क्वेश्चन मिले हमें। मैं कह रहा हूं हमारा पेपर यदि आप लोग दे रहे हो, आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता, यदि उसमें सिलेक्ट हो रहे हो तो।
चलो 14 और 21 को इंटरचेंज करना है। 21 की जगह क्या लिखना है 14, ठीक है, डिवाइड, और 14 की जगह क्या लिखना है 21, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 + 48 - 37। अब बताना क्या आ जाएगा, बताओ। डिवाइड करना है 14 को किससे डिवाइड करना है 21 से, फिर मल्टीप्लाई 3 कर दिया मैंने, प्लस 48 - 37 कर लो। चलो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। बताओ 3 से ये कितने टाइम गया 7 टाइम, 7 से कितने टाइम 2 टाइम। बताओ 2 और 48 कितना हो जाएगा 50, माइनस क्या करोगे 37, तो क्या आंसर आ जाएगा 13। सही आया क्या, ये हमारा ए ऑप्शन। बताओ किया आप लोगों ने सही सही। चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 4। बता रखा है इसमें स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातक, फिर क्या दिया इसने, ठीक है, फिर क्या दे रखा है देखो, स्नातकोत्तर, स्नातक, नर्सरी, मैट्रिक परीक्षा और उच्च स्तरीय माध्यमिक। देखो हमारे क्या होता है, स्नातकोत्तर तो किसको बोलेंगे बताओ, हमारी जो पीजी हो गई उसको बोलेंगे ना। स्नातकोत्तर तो किसको बोलेंगे, पीजी को बोलेंगे। स्नातकोत्तर किसको, पीजी को। और स्नातक किसको बोलते हैं, ग्रेजुएशन को। नर्सरी हमारी स्टार्टिंग हो गई, मतलब पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। मैट्रिक परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा आप लोग कह सकते हो 10th क्लास को, 10th क्लास को मैट्रिक। और उच्च माध्यमिक किसको बोलेंगे अपन, 12th क्लास को, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले हमारी नर्सरी से हमारी स्टार्टिंग हो गई पढ़ाई, इसके बाद में अपन क्या करेंगे 10वीं क्लास कर लेंगे, फिर बताओ 12वीं क्लास करेंगे, फिर हम लोग ग्रेजुएट करेंगे, और उसके बाद हम लोग पीजी करेंगे। बताओ सबसे पहला नंबर किसको दिया 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर किसको दिया 2 को, और फिर किसको दिया 1 को। 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1, ये हमारा सी ऑप्शन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर क्या करना होता है देखो, इसमें मैंने आपको पढ़ा रखा बहुत अच्छे से कि आप लोग अल्टरनेट अपोजिट कर दिया करो, मतलब एक छोड़कर एक, मतलब 8 का अपोजिट 9, 7 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 8। हमें यहां पर किसका अपोजिट पूछा 7 का अपोजिट, 7 का अपोजिट क्या आ गया 4, तो ये 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने का मैंने बहुत अच्छा सा तरीका बता रखा कि ये जो शब्द आता है हमारे, इस शब्द को आप लोगों ने ऐसे लिख लिया होगा रफ कॉपी के अंदर, ठीक है। फिर जो इसका कोड है ना उसको इसके नीचे लाया करो, जैसे POD आ गया, फिर JKX आ गया, JKX आ गया। फिर हमें पूछा इसका देखो CHAIRS, इसका हमें कोड पूछा है। आप लोग क्या किया करो, सबसे पहले इसके नंबर लिख लिया करो। नंबर लिखते हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, ये देखो 16 15 4, ठीक है, 10 11 और 24। इसके भी लिख लेते हैं, चलो 8 देखो 3 8 1 9 18 और 19, ये हमने क्या लिख दिया नंबर। चलो लॉजिक ढूंढो, देखो इसने क्या किया, 19 से 16 -3, 18 से 15 -3, 7 से 4 -3, 13 से 10 -3। बताओ सभी में क्या कर रखा है, ये -3 कर रखा है। यही काम हमें इधर करना है। -3 करोगे P आएगा, -3 करोगे O आएगा, -3 पे F, -3 इसको मैं 27 कह सकता हूं, तो W हो जाएगा। देखो 27 में से 3 लेस कर, 27 में से क्या लेस कर दो 3 लेस कर दो, 27 में से क्या लेस कर दो 3 लेस किया था ना, ठीक है। तो 24 आया ना, और 24 पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर बताओ 3 लेस करोगे इसमें से, तो 5 पे क्या आएगा e, और 3 लेस करोगे यहाँ पर, अब देखो इसमें से 3 लेस करोगे तो z हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है POFXEZ, POFXEZ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए, अपने क्वेश्चन का सही आंसर। ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कहना यहां पर क्या करना है कि 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन अलग है। कौन सा अलग है, हमें वही बात बतानी है, जो भी अलग है वही बताना है। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कर दिया, यहां पर इसका डबल करो, इसका क्या करो, देखो सभी को पहली संख्या की डबल करो, दूसरी संख्या आ रही है, देखो इसका डबल करो 16, 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3, ये तो ठीक है। बताओ 8 दूनी 16, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। यहां पर क्या आएगा 11, और 3 दूनी 6 और 1 7,
मतलब 716 बनेगा इसका डबल। इसका डबल करो, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ये भी ठीक है। बताओ 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है भाई, बी आंसर लगाना है। चलो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया देखो, न्याय वाक्य सिलोजिज्म। मस्त टॉपिक, अच्छा टॉपिक। क्या बताया? सभी टी पी है, सभी का सभी टी क्या बनेगा? पी बनेगा। फिर बोला सभी पी एल है, सभी का सभी पी क्या बनेगा? एल बनेगा। बना दिया। अब चेक करो, देखो इसने क्या बताया। बोला सभी टी एल है। क्या डायग्राम में चेक करो, सभी के सभी टी एल में जा रहा है क्या? बिल्कुल 100% जा रहा है। आप लोग इसको सही कर सकते हो। पॉजिटिव कंक्लूजन में जो बोला वैसा डायग्राम में दिख जाना चाहिए हमें, तो और कुछ नहीं चाहिए। सभी एल पी है। क्या बताओ, एल का डायग्राम पूरा पी में दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा। फिर बोला कुछ पी टी है। बताओ कुछ पी का हिस्सा क्या टी के पीछे जा रहा है क्या? जा रहा है भाई। जहां तक हमारा टी का एरिया है उसके पीछे तो पी भी कवर हो रखा है। तो हमारा देखो पहला तीसरा सही होगा, जिसको अपन लगाएंगे कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर आया वो क्या आया? सी ऑप्शन आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। सीरीज, इसने क्या कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर? रोटेट कर रखा है डायग्राम को। क्या कर रखा है? रोटेट। हमें रोटेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो देखो आगे देखो। अब इसने रोटेट भी कैसे किया? देखो ऐसे किया, जैसे ये लाइन थी, यहां पर ये एरो था, एरो। बताओ ये एरो एंटी क्लॉकवाइज गया, कितना गया? देखो 90 डिग्री। फिर यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लाओगे तो बताओ ये एरो जो है हमारा इस जगह आएगा, इस जगह। और एक बात बताता हूं, चलो देखो क्या बताना क्या है वो बताता हूं। देखो सुनो, ये एरो हमारा यहां पर आएगा और कैसे आएगा? खाली आएगा। क्यों आएगा? सुनो, एक बार खाली एरो, एक बार डार्क, फिर खाली, फिर डार्क, फिर खाली। अब देखो यहां से यहां पहुंच जाएगा ना, ये पहुंच गया। दूसरी बात, इसके पीछे देखो हमारे पास ये एक स्क्वायर बना हुआ है, यहां डार्क, यहां खाली, तो यहां क्या करोगे? डार्क, फिर खाली, फिर डार्क। तीसरी बात और देखो, बताओ ये सर्कल यहां कंप्लीट था, यहां पर सर्कल कंप्लीट था, यहां से एक लाइन हटा दिया, यहां से एक लाइन हटाया, तो यहां से कितनी लाइन हटाएगा? ये 2 लाइन हटाएगा। और यहां से देखो ये 3 हटा चुका। तो ये अपने ऑप्शन का आंसर बनेगा। और ये जो आंसर अपना ऑप्शन में कौन से में आ रखा है? बताओ, सी में दिख रहा है मुझे तो। कहां दिख रहा है? ये सी के अंदर। तो अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज आ गई। सीरीज क्या आ गई? सीरीज। देखो इसको ऐसे लिख दो, यहां पर आप लोग सीरीज का क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ना ऐसे ही लिखा करो, उससे हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है। जैसे आर सी एम जी को ऐसे लिख दिया। अभी बताऊंगा ऐसा भी क्यों लिख रहे हैं। फिर वी, फिर क्या आया? वी, फिर डब्ल्यू, फिर यू, और फिर क्या आया? डब्ल्यू, फिर क्या आया? जेड, फिर क्यू, फिर सी, और फिर एम। फिर क्या आ रखा है? बताओ, डी, के और सी आ रखा है। अब आप लोग देखो, पहले तो मैं बताता हूं ऐसा लिखा क्यों हमने। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है पहले अक्षर से पहला अक्षर मिलाओगे, दूसरे से दूसरा मिलाओगे, तीसरे से तीसरा मिलाओगे। तो हमारा लिखने का ही पैटर्न ऐसा हो गया कि पहले अक्षर के सामने सभी के पहले अक्षर आ गए। देखो पहले के सामने देखो सारे पहले अक्षर, देखो पहला अक्षर आर था, वी था, जेड था, डी था, है ना। दूसरे के सामने दूसरा हो जाएगा, तीसरे के सामने तीसरा हो गया। ठीक है ना, हमारा लिखने का ही पैटर्न ऐसा ही बन गया अपना। चलो देखो नंबर लिख दो इसका। देखो 3, 23, 17 और 11। यहाँ पर 13, 21, 3 और 11। यहाँ पर 7, 23 और 13 और 3। चलो लॉजिक ढूंढते हैं, इसने किया क्या है। लॉजिक ढूंढो। बताओ 18 से 22 में तो मैं ऐसे कह सकता हूं 4 बढ़ा दिया, बढ़ा दिया 4। फिर मैं यहां पर बात करूं तो बताओ मैं ऐसे कह सकता हूं कि -4 कर दिया, सॉरी प्लस ही किया है, कितना? 4 किया है। फिर बताओ यहां भी 4 किया, तो यहां पर भी 4 कर दो, बताओ 8 हो जाएगा। तो इस पे तो एच आ जाएगा। अब इस पे देखो 3 से हमारा 23 हो गया, 3 से क्या हो गया? 23। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि -6 कर दिया।
बताओ 23 से 17 में भी -6 हो रहा है, यहाँ भी -6, यहाँ -6 होगा तो क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा। फिर 13 से 21 में क्या बताओ, इसने कितना बढ़ा दिया, 8 बढ़ा दिया क्या, 8। बताओ फिर यहाँ पर भी 8 बढ़ाओ, यहाँ भी 8 बढ़ाओ और यहाँ भी 8 बढ़ाओ, 11 और 8 क्या आएगा, 19 पर एस। यहाँ पर देखो अब फिर माइनस कर लो, कितना माइनस कर दिया इसने, 10 माइनस कर दिया। कितना कितना माइनस चल रहा है, देखो 10 10 माइनस चल रहा है। अब 3 में से आपको माइनस करने में दिक्कत आएगी, तो देखो 26 और 3 क्या बोल दो, 29 कह सकते हो, 19 क्या आ जाएगा, एस, HESS, HESS, बी ऑप्शन। यदि माइनस नहीं होना तो उसमें 26 बढ़ा दिया करो, जैसे यहाँ भी 26 बढ़ा के किया मैंने, यहाँ भी 26 बढ़ा के किया मैंने, 26 बढ़ा दिया करो। ओके, तो ये हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। ऐसे करोगे इजी लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अब इसको देखो, कोडिंग डिकोडिंग को करना। कोडिंग डिकोडिंग को करने का मैं तरीका बार बार क्या बता रहा हूं, इसके नीचे लिखो कोड को। क्या है कोड, JYSIX। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा, इमेज, IMAG और E, ये इमेज आ गया। यहां पर सबसे पहले अपन नंबर लिखते हैं, नंबर क्या लिखोगे, 8 21 13 1 और 14, फिर यहां पर 10 25 19 9 और 24, यहां पर 9 13 1 7 और 5, ये हमने लिख दिया। अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या किया, 8 से 10 में क्या बढ़ा दिया, 2, कितना बढ़ा दिया, 2। बताओ 21 से 25 में कितना बढ़ा रखा, 4। 13 से 19 में कितना बढ़ा रखा, 6। 1 से 9 में क्या बढ़ा रखा, 8, और यहां पर कितना बढ़ा दिया, देखो 10। ऐसा ही यहां बढ़ा दो, चलो बढ़ाते हैं। देखो 9 2 11 पे क्या हो गया, के, फिर 4 बढ़ाओगे 17 पे क्यू, अब 6 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 7 पर जी। अब बताओ कितना बढ़ाओगे, 8, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 15 ही आएगा ना, 7 और 8, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ओ। यहां पर 10 बढ़ाओगे तो 15 पे ओ, KQGOO, KQGOO, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी अपने क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर जो आया वो क्या आ गया, सी ऑप्शन। क्लियर है, मिला रहे हो, ठीक है। देखो चलो सही आ रहे हैं ना क्वेश्चन तो, या गलत हो रहे हैं, हाँ भाई क्वेश्चन। और देखो सारे के सारे लोग क्या करोगे, जैसे ही पूरी क्लास देख लोगे, आप लोग ईमानदारी से करना ये काम, जैसे ही पूरी क्लास देख लोगे, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद कमेंट जरूर करोगे। क्लास खत्म होने के बाद में या क्लास कभी भी बीच में एक बार कमेंट लिखोगे अच्छा वाला, ठीक है। कमेंट जरूर लिखना है कि क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, रिकॉर्डिंग अपनी, सॉल्यूशन कैसा लगा। देखो इसने 13 का स्क्वायर किया, ये तो आसान क्वेश्चन मिला होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ पर 16 का स्क्वायर, यहाँ पर 17 का स्क्वायर, 289 हमारे क्वेश्चन का आंसर, ए ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज है। भाई वैसे तो पेपर कटिंग है, पर पेपर कटिंग को आप लोग मिरर इमेज ही कह सकते हो। क्यों, जब देखो बताओ, अब इस डायरेक्ट पे इसने क्या बोला कि हमारा ये पेज है, यहां से फोल्ड कर दिया, इस हिस्से को इसने फोल्ड कर दिया, इस हिस्से को फोल्ड किया तो ये आधा हिस्से को कवर कर लिया। अब हम बताओ यहां से वापस खोलेंगे तो बताओ मिरर इमेज तो बनेगी, क्या बनेगी, मिरर इमेज। तो जब यहां से ये हिस्सा खुलेगा तो ओनली ये हिस्सा इस साइड आ जाएगा, ओनली ये वाला हिस्सा, और इस साइड जो लेके आओगे लेफ्ट साइड में लेकर जाना है इस हिस्से को, लेफ्ट साइड में ये हिस्सा। बताओ ये सर्कल सर्कल ऐसे की ऐसे, और इस डायग्राम को आप लोग इधर लाओगे तो ये बनेगा ऐसे। ये अपना ट्राइंगल आ गया इधर, ये अपना डी वाला या जो भी है ये ऐसा आएगा, और इस डायग्राम को आप लोग इधर लेकर जाओगे तो ये डायग्राम पहुंच जाएगा ऐसा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो कहां पर है इस टाइप का ऑप्शन, डी में है क्या, बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी होगा या सी होगा। देखो सी और डी में तो क्या फर्क कर दिया, ट्रायंगल का फर्क कर दिया, सी आ रहेगा, सी आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डी में तो देखो यहां भी गड़बड़ कर दिया, इसमें भी गड़बड़ कर रखा है, इनमें गड़बड़ कर रखा है, ठीक है। और इनकी बात करें तो इसमें देखो अपन को किस में गड़बड़ कर रखा है, इसने देखो इस डी को उल्टा कर दिया, यहां पर भी इसको उल्टा कर दिया, बाकी ऑप्शन में गड़बड़ कर ही रखा है इसने। चलो तो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बताया, 7 बहनें हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं फिर आपको कहूंगा कि देखो जैसे ही क्लास खत्म हो जाए कमेंट जरूर करोगे, TUVWXYZ, यू केवल 4 अन्य बहनों से बड़ी है। देखो इसने सबसे अच्छी बात क्या बोली, यहां पर केवल लगा दिया,
क्या बोला कि यू है ना केवल 4 बहनों से बड़ी है। तो बताओ यू 4 बहनों से बड़ी है, इसका मतलब यू से पहले कितने लोग आएंगे? 4 लोग। जैसे 1 2 3 और ये 4 लोग ही आएंगे। अब बाकी कितने लोग बचे? 2 लोग। तो वो 2 लोग यहां पर और यहां पर आएंगे। बताओ 7 लोग हो जाएंगे ना पूरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7। इसने केवल बोला कि यू से केवल 4 बहनें छोटी है, ठीक है, या केवल 4 से बड़ी है। तो 4 लोग इससे छोटे और बाकी 2 लोग इससे बड़े, बाकी 2 बचे वो इससे बड़े बनेंगे। देखो आगे क्या बता रखा, वी डब्ल्यू से बड़ी है। वी किससे बड़ी है? डब्ल्यू से बड़ी है। यहां लिख देता हूं मैं, वी डब्ल्यू से बड़ी है। टी वाई से बड़ी है। टी किससे बड़ी है? वाई से बड़ी। एक्स देखो, एक्स केवल एक व्यक्ति से बड़ी है। बताओ एक्स केवल एक ही व्यक्ति से बड़ी है, तो एक्स यहां पर आएगा क्योंकि केवल लगा दिया, एक ही व्यक्ति से बड़ी है। और क्या बताया? अर्थात जेड जो सभी बहनों में सबसे छोटी है, मतलब यहां पर कौन? जेड आ जाएगी, मतलब वो जेड से बड़ी है। बोला यू टी से बड़ी है। यू किससे बड़ी है? टी से बड़ी। अब बताओ यू टी से बड़ी है ना, तो यू टी से बड़ी है तो टी यहां पर, और यहां पर कौन? वाई। यहां पर कौन? वाई। ठीक है, अब आगे पढ़ो। देखो यू टी से बड़ी है, यह देखते हुए कि किसी भी 2 बहनों की उम्र समान नहीं है, ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी बहन कौन है। देखो अब यहां पर x केवल एक, ये लाइन छोड़ी थी ना मैंने, x केवल एक व्यक्ति से बड़ी है। x के लिए क्या बताया? केवल, ये तो कर लिया था अपन ने, केवल एक व्यक्ति y से बड़ी है। चलो देखो इसको लेकर आओ। बताओ t से w से बड़ा कौन आएगा? v आएगा। तो मैं यहां पर w को लिख लेता हूं, यहां पर किसको लिख लेता हूं? v को। ये अपना कंप्लीट बन गया। क्या पूछा है? सबसे बड़ी, तो v हो जाएगी ना। सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? v। तो v को आंसर लगा दो, ये अपना v आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना ये। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आया? न्याय वाक्य वाला। अपन सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लेकर डायग्राम बनाएंगे। चलो तो बनाओ। सभी चेरी गुलाब है, ये आ गया चेरी। सभी का सभी चेरी क्या बनेगा? गुलाब। यहां पर क्या आ गया? गुलाब आ गया। फिर बताया कुछ नीले गुलाब है, यहां पर किसको बना दो? नीले को। कुछ नीला क्या बनेगा? गुलाब। ये कुछ नीला गुलाब हो गया। कुछ नीले चेरी नहीं है। देखो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं जिससे आप लोगों के नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, कि हमारे पास जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिले नेगेटिव को, तो आप चेक ही मत करो, बिना देखे आंख बंद करके गलत कर दो। जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिला नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। सभी गुलाबी चेरी है। बताओ क्या सारे गुलाबी चेरी में आया? नहीं आया। फिर बताया कुछ गुलाबी चेरी, हाँ कुछ गुलाबी का पार्ट तो चेरी के पीछे है। केवल तीसरा सही करेंगे, केवल तीसरा निष्कर्ष पालन करता है। आंसर ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है? बड़े आगे हो रहे हैं सभी के? सही तो आ रहे हैं ना? कैसे हो रहे हैं? क्या रिजल्ट हो रहा है आपका? ये बात कमेंट में लिख के बताओगे आप लोग कि किस तरीके से क्या चल रहा है हमारा। ये आप लोग क्या करोगे? कमेंट में लिखोगे। ठीक है भाई। यहां पर मैं बता रखा है कि शब्दों के 4 समूह में से 3 किसी प्रकार समान है। शब्दों के विषम समूह का चयन करना है, एक यहां पर अलग करना है। कौन सा अलग करना है वो अपने को देखना है। बता रखा नाविक, डॉक्टर, पेंटर, इंजीनियर, नौकर और पंसारी, फैक्ट्री, गैरेज और किसानों आ गया, मैकेनिक, खगोल शास्त्री और क्या आ गया? योद्धा आ गया। ठीक है, चलो अब मैं एक बात बताता हूं। यहां पर नाविक क्या करता है? नाव चलाता है। डॉक्टर पेशेंट देखता है। पेंटर भी काम करता है। इंजीनियर है, ये नौकरी कर रहा है ये, ठीक है, मतलब नौकर है ये। और ये क्या है? पंसारी का काम करना, मतलब कोई ना कोई सामान बेचना हो जाएगा। ठीक है, यहां पर फैक्ट्री, गैरेज, किसान हो गया। चलो इसको चेक करो एक बार क्या आंसर आएगा। मुझे आंसर बताओ क्या आएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है भाई, चलो तो चलो देखो आप लोगों का ये अपना क्वेश्चन नंबर आया था 16 नंबर के क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा था? नाविक, डॉक्टर, पेंटर, इंजीनियर, नौकर, पंसारी, फैक्ट्री, गैरेज, कैसीनो और देखो मैकेनिक, खगोल शास्त्री और योद्धा। देखो अपन बात करें ना, ये सारे के सारे क्या है? व्यवसाय है। ये सारे के सारे व्यवसाय है। ये सारे के सारे व्यवसाय है। ये सारे के सारे व्यवसाय है, मतलब कुछ ना कुछ काम करना। और ये सारे के सारे स्थान है।
ये सारे के सारे क्या है? स्थान। बताओ फैक्ट्री व्यवसाय थोड़ी ना, फैक्ट्री में काम किया जाता है। गैरेज, गैरेज में क्या होता है? मैकेनिक। ठीक है, मतलब ये भी गैरेज भी स्थान है। कैसीनो, कैसीनो भी देखो काम करने की जगह का ही नाम होता है, जहां मतलब जुआ वगैरह खेला जाता हो। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा सी ऑप्शन। बाकी सभी को अपन देखो क्या कह सकते हैं, मतलब व्यवसाय कह सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएंगे? हमारे स्थान हो जाएगा कि जैसे फैक्ट्री में ये काम किया जाता है, गैरेज में ये काम किया जाता है, कैसीनो में ये काम किया जाता है, तो सब कुछ ना कुछ करने की जगह होती है ये। तो सी ऑप्शन अपना अलग आ जाएगा। ये आया हमारे पास 17 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या बता दिया इसमें, ऐसा कर रखा जैसे 18 है, 18 का आप लोग हाफ कर दो तो बताओ ये क्या आ गया? 9 आ गया। और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 36 आ जाएगा। ऐसे ही देखो जैसे 36 है, इसका हाफ करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और बताओ इसका इसको क्या कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 72 आ जाएगा। ऐसा ही हमें ऑप्शन देखना है। बताओ ए आ रहा है क्या? क्योंकि 32 का हाफ करो, बताओ क्या आ गया? 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? 64। हमारा आंसर क्या आ गया? ए ही ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखो बताना हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 7 @ 3 से क्या बना रखा है इसने? 343। 9 @ 3 से क्या बना रखा है? ये 729। और 6 @ 3 से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अपने को ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, चलो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को भी अपन। हाँ जी, देखो चलो किया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। मैंने देखो आप लोगों को गैप क्यों दे रहा हूं? आप लोगों को गैप मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग देखो जो भी क्लास देख रहे हैं, चलो भाई जिन लोगों ने टेस्ट दिया उन लोगों ने तो टेस्ट में कर ही लिया होगा। 2 क्वेश्चन अच्छे आए, मैंने दोनों में गैप दिया है कि जो बाकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन लोगों को समझ में आए, उन लोग वो खुद भी करे क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहां पर आप लोग इस क्वेश्चन को देखो क्या कर रखा है इसने? कुछ नहीं कर रखा। जैसे 7 है, इसको इसकी पावर बना दो, बताओ 343 ही होता है ना। जैसे 9 है, बताओ इसको इसका पावर बना दो, क्या हो जाएगा? बताओ 729 ही होगा ना। जैसे वो 6 है तो 6 की पावर भी 3 कर दो, बताओ क्या आ जाएगा? 216 ना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। इसको आप लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। ये मिरर इमेज कर रखा है। बताओ मिरर इमेज में क्या होगा? इसी डायग्राम को अपन लेकर आएंगे तो ये जो लाइन है, बताओ ये लाइन हमारी ऐसे हो जाएगी, ये अपना जो डी का डायग्राम है ये यहां पर आ जाएगा। बताओ अब ये जो हमारा त्रिभुज है वो अपना इस जगह आ जाएगा। चलो चेक करो कौन सा ऑप्शन हो रखा है ऐसा। बी ऑप्शन कर रखा है क्या इसने? देखो बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? बी। क्या आया? बी ऑप्शन। देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है क्या कर रखा है इसने। क्या करना है इसको देखो, ये ऐसे कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 4 ऑप्शन आए, इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन का लॉजिक अलग है, बाकी 3 ऑप्शन का लॉजिक सेम है। देखो मुझे इसमें भी गैप देना चाहिए, लेकिन आप लोग एक काम करो कि आप वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, रोक के फिर क्वेश्चन को सोल्व करो और फिर आंसर बताओ। वीडियो को पॉज करो और मतलब रोक दो, यहाँ पे रोक के सॉल्यूशन करो और फिर आंसर निकल लगाओ, फिर चेक करना। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है ना, इसमें तो देखो गैप देने की जरूरत होती ही नहीं, आप वीडियो को रोक भी सकते हो, लेकिन कमेंट में आंसर जरूर बताओगे आपका आंसर क्या है मेरे बताने से पहले, और कमेंट जरूर करोगे क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है इसने? कुछ नहीं किया। देखो 0 1 0 1 इतना बढ़ा दिया, इस संख्या में इतनी संख्या बढ़ा दिया तो ये संख्या बन गई। ठीक है, यहां पर भी क्या किया? यहां पर कितना बढ़ा रखा है? देखो 0, यहां पर क्या बढ़ा दिया? 2, फिर यहां पर 0 और यहां पर 1, इसमें 1 0 2 0 बढ़ाया। ओके, इसमें क्या बढ़ा रखा है? देखो 0, फिर क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? 1, इसमें 0, फिर क्या आया? 1, फिर 0 1। बताओ बी ऑप्शन हो गया ना भाई। बाकी सभी ऑप्शन में पहली संख्या में 1 0 1 0 बढ़ाने से ही आया, 1010 बढ़ाने से, पर इसमें 1020 बढ़ा दिया। ये सबसे अलग हो गया, ये सबसे अलग हो गया। ये अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है।
ओके, ये अपना सॉल्यूशन कंप्लीट। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे, अब अपन करेंगे, आप लोग टेस्ट देते रहना ऐसे ही। अब चौथा टेस्ट सभी को देना है, चौथे टेस्ट का भी आपको सॉल्यूशन ऐसे के ऐसे ही मिल जाएगा जैसे इन बाकी के 3 टेस्ट का सॉल्यूशन मिला है। जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हो वैसे आप लोगों को सॉल्यूशन मिल ही रहा है। ओके, अब मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग टेस्ट तो दे ही रहे हो लेकिन कमेंट जरूर करोगे। क्लास खत्म होते ही कमेंट करना नहीं भूलना है, सभी को क्लास के बाद में कमेंट करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश भारद्वाज मां शारदे को नमन करते हुए कलाम के इस डिजिटल मंच पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट की इस सीरीज में हम प्रश्नों का हल करेंगे। जीके वाले प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे और सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में, यानी प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में 50वां भारत अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो जो अंतरराष्ट्रीय जो बुनाई मेला है ये 12 से 14 अक्टूबर के मध्य 2023 को ये तमिलनाडु के, कहाँ पर, तमिलनाडु के ये जो हमारा तिरुपुर जो शहर है उसके अंदर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रवि महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो शुभारंभ किया है ये किया गया था बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस अभियान का जो उद्देश्य था वो था रवि की जो फसल है उनसे संबंधित तकनीकी जो ज्ञान है, तकनीकी जो जानकारी है वो किसानों तक साझा की जाए। रवि की जो नई नई किस्में हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए। किस प्रकार पराली जलाने से जो प्रदूषण फैलता है उसको किस प्रकार रोका जाए, उसका किस प्रकार यूटिलाइज किया जाए। यानी कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं और नवाचार है उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए इस महाअभियान का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। तो सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिएगा, आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा बने हैं और इन्होंने जो क्रिस गैल है उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और 562 छक्कों के साथ ये दुनिया के सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। तो सही इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जो शरणार्थी दिवस है वो हर वर्ष मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक अंतरराष्ट्रीय ये क्या है, दिवस है, ये प्रोग्राम है, ये मनाया जाता है हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसकी थीम रही थी ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार थीम पूछ ली जाती है। तो विश्व शरणार्थी दिवस की जो इस बार थीम रही है वो रही है हॉप अवे फ्रॉम होम। हॉप अवे फ्रॉम होम इसकी क्या रही है, थीम रही है। तो कल जाकर अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बताइए 2023 का जो विश्व शरणार्थी दिवस था इसकी थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है हॉप अवे फ्रॉम अवे। 20 जून को मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा इसका बी। थोलो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो थोलो जो लोक नृत्य है वो आपके गोवा राज्य का है। ये गोवा राज्य की महिलाओं के द्वारा पौष मास के जो पिछले जो 15 दिन होते हैं, पिछला जो पखवाड़ा होता है उसके अंदर ये रात्रि में यानी महिलाओं के द्वारा नृत्य कर इसको पर्व को मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की जो रासलीला है, प्रेम लीला है, उस पर आधारित ये एक नृत्य है। हर वर्ष मनाया जाता है, पौष मास में मनाया जाता है। पौष मास की पूर्णिमा को इस प्रोग्राम का समापन होता है। तो ये गोवा का क्या है, नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के वादक थे। तो वादक ये तबला वादक थे। क्या वादक थे? तबला वादक। तो सही आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है आपका, लारूकाज मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के गौड़ों द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रकार का त्योहार है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो गौड़ों जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रकार का लारूकाज एक प्रकार का त्योहार है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपके उड़ीसा के अंदर स्थापित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये खारे पानी के जो मगरमच्छ होते हैं उनके ये प्रजनन का केंद्र रहा है। हालांकि आजकल यहाँ पर मगरमच्छों की संख्या लगातार विलुप्त होती जा रही है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा के अंदर है और
ये एक रामसर साइट भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय एथलीट मारिया शारापोवा की आत्मकथा है? तो मारिया जो ये जो शारापोवा है इसकी आत्मकथा है माई लाइफ सो फार। ये आपको ध्यान रखना है, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार इनकी क्या है, ये आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो ये आर्टिकल है दोस्तों संविधान का आर्टिकल 3, यानी बी इसका सही आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान का जो भाग 1 है उस भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भारत और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक आर्टिकल है 3 जो ये कहता है कि भाई संसद को ये अधिकार होगा कि वे नए राज्यों का गठन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को डिवाइड कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया, यानी ये पूछना चाह रहा है कि बदरुद्दीन तैयब जी थे वो कांग्रेस के कौन से साल में अध्यक्ष रहे? तो देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। तो 1885 में इसके पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरी बार इसका जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 86 में, और 86 में इसके जो अध्यक्ष बने थे आपके दादा भाई नौरोजी। 1887 में इसके जो अध्यक्ष बने वो बने बदरुद्दीन तैयब जी। तो सही इसका जो आंसर होगा वो 1887 होगा। और इसके बाद 1888 में यानी इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कौन? येल बने हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार सही आंसर इसका 87 होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? तो देखिए भीतरी ग्रह की बात करते तो जुपिटर जो बृहस्पति होता है ये सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है। तो सही आंसर 32 होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो देखिए पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो महेंद्रगिरी है, और ये महेंद्रगिरी उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ पर एक गजराज जिला है। कौन सा जिला? गजराज जिला या गजपति जिला है, और इसके अंदर इस चोटी की ऊंचाई है 1501 मीटर। तो सही आंसर जो होगा वो महेंद्रगिरी होगा। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, समस्थानों की विशेषता क्या होती है? तो समस्थानों की विशेषता यही है कि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है जबकि उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो सही इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, क्लिनिकल थर्मामीटर से तापमान बढ़ता है, कितना तापमान बढ़ता है? तो क्लिनिक जो थर्मामीटर है इससे तापमान में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि आपके जो होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो सही इसका आंसर होगा डी होगा। इसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की है? तो ये वेस्ट बंगाल ने की है। किसने की है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के द्वारा स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये एक संवैधानिक आयोग है, और इसका जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 331A के तहत किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? तो ये तमिलनाडु का है। कौन सा? तमिलनाडु का। तो सही इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नृत्य का संबंध ओडिसी नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्य से संबंध है आपका सुजाता मोहपात्रा का। किसका? सुजाता जो मोहपात्रा है इसका संबंध ओडिसी नृत्य से है। तो सही इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई। तो अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई ये 2005 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये लिटरेचर में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंग्रेजी भाषा के अंदर दिया जाता है। वर्ष 2023 में पॉल लिंच को यह पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉल लिंच, इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2023 में। आयरस लेखक है ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां के लेखक है? तो ये आयरस लेखक है। और इनका एक उपन्यास है अभी प्रॉफिट सॉन्ग, ये इनका क्या है? उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए इनको क्या किया गया? इससे क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो सही इसका आंसर क्या होगा? 39 होगा। अगला प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम उप विजेता विजयी रही? तो ये रही थी आपकी हरियाणा। कौन सी रही थी? हरियाणा। तो सही आंसर इसका ए होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जीके वाले 40 प्रश्न क्या हुए आपके
कंप्लीट हुए। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, ये कहता है एक दुकान में लाभ लागत का 340% है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की लागत मान लेते हैं अगर 100 रुपये है तो लाभ लागत का 340 है, तो इस केस में 100 का 340 40 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो विक्रय मूल्य रहा होगा 100 की चीज पर 340 का लाभ, उसको बेचा होगा 440 में। अब ये कहता है मामले बी में यदि लागत 32% बढ़ जाती है, लागत अगर 32% बढ़ेगी तो नई लागत हो जाएगी 132। अब ये कहता है तो बताइए मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। अब आप बताइए, अगर बेची तो चीज 132 की 440 में, अब पहले तो फायदा 340 का हुआ था। अब आप बताइए अगर लागत 32% बढ़ेगी तो 132 की चीज 440 में बिकेगी, तो यहां पर लाभ कितना निकल कर आएगा? आप कहेंगे यहां पर लाभ निकल कर आएगा विक्रय मूल्य माइनस लागत, तो यहां पर निकल कर आएगा 308 रुपए का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, तो बताइए मामले ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। लाभ की तुलना किससे करनी है? विक्रय मूल्य से करनी है। तो लाभ कितना है? 308 का। किससे तुलना हो रही है? विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य कितना है? 440। प्रतिशत कितने में से निकालते हैं बेटा? 100 में से। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल करें तो 4 बार, और 11 इंटू 2 22, और 11 इंटू 8 88, 4 से 7 बार, 7 और 0, तो उत्तर आ जाएगा 70%। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन 70%। नेक्स्ट पर आते हैं, ये कह रहा है 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 है। अब देखिए कोई सीरीज नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, कहाँ से 1 से 80 तक सीधा लिखो। 1 चाहिए तो 1 में भी आएगा, 11 में भी आएगा, 21 में भी आएगा, 31 में आएगा, 41 में आएगा, 51 में आएगा, 61 में आएगा, 71 में आएगा। यहीं तक लिखना है। क्यों? 80 तक लिखना है। अब अगली संख्या 81 होगी। 1 11 21 41 51 61 71। 9 में आएगा, 19 में आएगा, 29 में आएगा, 39 में आएगा, 49 में आएगा, 59 में आएगा, 69 में आएगा, और 79 79 में आएगा। 80 ले नहीं सकते। देखो कितनी संख्याएं ये, 2 4 6 8, 8 ऊपर 8 नीचे, टोटल 16 संख्याओं में या तो इकाई का अंक 1 रहेगा या 9 रहेगा। तो 16 संख्याओं में है इकाई का अंक 1 या 9, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 80। तो यहाँ आ गया 16/80, मतलब 1/5, और 1/5 कितना होता है? आप कहेंगे 20%। तो 20% संख्याओं में इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। नेक्स्ट पर आते हैं 43। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये अवलोकन है, मतलब इनका माध्य जो है 9। माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और इनका माध्य जो है वो 9 है। अब देखो इनको जोड़ते हैं तो x कितनी संख्याएं ये? 1 2 3 4 5, तो 5x तो हो ही गया, प्लस 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, तो 5x प्लस 25 बटे में आ गया है आपके पास 5, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और बराबर माध्य है 9 के। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इधर चला जाएगा तो ये होगा 5x प्लस 25 बराबर 45। 45 में से 25 कम हो जाएगा तो 5x बराबर आएगा 20। तो यहां से अपने पास में x का मान आ गया है 4। x का मान 4 आ गया। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो वो कह रहा है तो अंतिम 3 अवलोकन का माध्य क्या होगा? अंतिम 3, अब देखिए भाई x का मान 4 है तो ये हो जाएगा 4 और 5 9, फिर x का मान 4 है तो 4 और 7 11, x का मान 4 है तो 4 और 9 13। इन 3 अवलोकन का माध्य, तो माध्य निकलेगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 11 और 9 20, 20 और 13 33, 33 में भाग देंगे अपन 3 का, तो क्या आएगा उत्तर? आप कहेंगे 11। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, 11 रहेगा। नेक्स्ट 44 पर आते हैं। ये कह रहा है देखिए 6% की दर से 40,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर
ब्याज देते हैं 4,944 रुपए, तो अवधि वर्षों में कितनी होगी जिसके लिए राशि निवेश की गई है। अब देखिए, एग्जामिनर कभी भी आपसे कोई लॉजिक तो मांगेगा नहीं। एक बार के लिए मैं आपको प्रॉपर मेथड भी बताऊंगा और सीधा एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए होंगे तो आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। भाई एक बात बताओ, आपने कितना पैसा दिया? आप कहेंगे 40,000 रुपये उधार दिया। कौन सी दर पर? 6% पर। आप जानते हैं 40,000 रुपये का 6%, एक साल का ब्याज 4 इंटू 6 24, 2400 रुपये ब्याज आएगा। अब एक साल का ब्याज साधारण या चक्रवृद्धि एक ही होता है। जब एक साल का ब्याज 2400 है तो 2 साल का ब्याज 4800 हो गया। अरे साधारण ब्याज तो 4800 ही हुआ ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 48 से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन 3 साल तो होगा नहीं, क्योंकि एक साल का जब 2400 है तो 3 साल का तो साधारण ही 24 इंटू 3 7200 हो गया, और ये 4800 के आसपास है। इसका मतलब ये लगभग 2 साल के आसपास की वैल्यू आ रही है। साधारण से देखते हैं तो 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा। चक्रवृद्धि में क्या करेंगे? ब्याज पर ब्याज आएगा। अब आप बताओ, ऑप्शन कह रहा है या तो सीधा 2 होगा, 2 नहीं होगा तो 3 होगा। हम कहेंगे भाई 2 से ज्यादा 3 तो नहीं हो सकता, तो सीधा देखकर भी आप बता सकते थे कि एक साल का जब ब्याज आ रहा है 2400 तो 2 साल का साधारण है 4800। अब चक्रवृद्धि क्या होगा? थोड़ा सा ब्याज पर ब्याज और मिल जाएगा, इस वजह से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एग्जाम हॉल में तो आप ऐसे भी टिक कर सकते थे। रही बात कि नहीं मुझे पूरा सॉल्व करना है, तो आप मुझे बताओ ये धनराशि कितनी है? मूलधन कितना है? 40,000 रुपये। अच्छा, और इस पर ब्याज कितना आया है? ब्याज का मान क्वेश्चन में दे रखा है 4,944 रुपये। तो जरा बताओ मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन राशि आप कहेंगे इसको जोड़ दो, 44,944 रुपये हो गया। यही तो होगा ना भाई। अच्छा, अब जरा देखो, ये आपके पास में मिश्र धन है, ये आपके पास में मूलधन है। याद करो मैंने आपको क्लासेस में क्या बताया था, अगर 2 साल का होता है तो हम वर्गमूल लेते हैं, 3 साल का होता है तो हम घनमूल लेते हैं। यहां से अपन को पता लग जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर क्या है? 6%। और 6% को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 6/100, तो 100 रुपये पर 6 ब्याज का आएगा। अच्छा बताओ, धनराशि कितनी? 44,944 हो गई है। कौन सी धनराशि? 40,000 वाली। अच्छा, ये क्या है? मिश्र धन है। ये क्या है? मूलधन है। कितने साल में? 2 साल में। 2 साल तो पता होता तो ही लिखते। अब ये कितने टाइम में है? टी टाइम में है, तो टी टाइम में ऐसा हो गया है। अच्छा, हर साल ब्याज कितना मिलेगा? 100 पर 6, तो यहाँ कितना लिख दोगे? 100 पर 6 तो 106। और यहाँ भी क्या आएगा अपने पास में? टी टाइम आएगा। यही तो लिखोगे भाई। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर जैसे मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि यहाँ पर ये जो पैसा है टी टाइम में इतना हुआ है, कितना? 44,944 रुपये हुए हैं। 40,000। अच्छा भैया, 4 से इसे अगर काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 0 0 0 0, और 4 से अगर अपन इसे काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हुआ तो 1 बचा, तो 4 तिया 12, और फिर आपके पास में आएगा 4 छके 24। यही आएगा। अच्छा, अब देखो इसे अगर मैं इसके बराबर पढ़ूं तो ये है 100 का स्क्वायर 10,000, और देखो ये है 106 का स्क्वायर। तो इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो गया 106/100 की पावर टी बराबर हो जाएगा 106/100 का स्क्वायर। जरा बताओ यहां से भी टी का मान कितना आएगा? 2 आएगा। बट हम अननेसेसरी करेंगे क्यों? हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है आप इस तरीके से सॉल्व करें, आप ट्री वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें वो अप्रोच काम में लेनी थी जिससे क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाए। तो मैंने देखा 2 के बाद सीधा 3 साल है या 4 है या 5 है, तो सीधा देख लिया अपन ने 40,000 का 6%, एक साल का साधारण ब्याज 2400, तो 2 साल का साधारण ब्याज 4800 होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज 4800 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन 2 साल का ही हो सकता है, 3 में तो बहुत ज्यादा ब्याज आ जाता, कम से कम 7,000 से ज्यादा आता, क्योंकि साधारण ब्याज ही 7,200 होता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, 15 श्रमिक 10 दिनों में 1,800 रुपये कमाते हैं। तो 1,800 रुपये कमाए हैं 15 श्रमिकों ने 10 दिनों में, तो इसी हिसाब से
वो पूछ रहा है कितने रुपए कमाएंगे कौन 5 श्रमिक कितने दिन में, 8 दिन में। तो यहाँ से देखते हैं क्या आ सकता है। तो 5 से ये कैंसिल हो गया 2 बार आपके पास में। अच्छा, और आप देखो इसे ऐसे कैंसिल कर लीजिए, 15 इंटू 2 30, 30 की एक 0 आ गई और ये 60 बार कट गया। काटा पीटी करनी है, कुछ नहीं करना है। 8 इंटू 6 48, तो रुपए में मान जो आ गया है वो आपके पास में आ जाएगा 480। आप कहें भाग ही क्यों दिया, गुना क्यों नहीं किया? भाई 1800 रुपये कमाए थे 10 दिन में, तो एक दिन में कितना कमाया, 10 का भाग दे दिया। एक ने नहीं कमाए थे 15 ने, तो 15 का भाग दे दिया। तो एक मजदूर का कितना पैसा मिलेगा, उसी हिसाब से 5 मजदूरों को 8 दिन में कितना मिलेगा। क्या लगाया है, कार्य समय और मजदूरी वाला तरीका। तो आंसर आएगा 480, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा, ABC किसी काम को 20, 40 और 80 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं A, B और C 20, 40 और 80। भाई कुल कार्य कितना मानोगे, एक ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए। तो यहाँ 80 आ गया, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1। अब ये कह रहा है यदि A को B को और C द्वारा हर तीसरे ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्राप्त की जाती है, तो लगभग ए कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा। ए को सहायता मिलती है बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन। तीसरे दिन इसका मतलब पहले दिन काम होगा ए से, दूसरे दिन भी काम होगा बी से, और तीसरे दिन ए को सहायता देंगे कौन कौन, बी और सी। ये कौन सा दिन है, तीसरा दिन। तो तीसरे दिन ए को बी और सी की सहायता मिलेगी। फिर क्या होगा, चौथे दिन ए आएगा, पांचवें दिन ए आएगा और छठवें दिन वापस से ये आएंगे। मतलब 3 दिन में काम एक जैसा होगा। तो पहले दिन अकेला ए करेगा, 4 काम करेगा। दूसरे दिन भी अकेला ए करेगा, 4 करेगा। लेकिन तीसरे दिन ये दोनों हेल्प करवाएंगे, तो 4 और 2 6 और 1 7। अब काम होगा 7। फिर वापस से 4 होगा, फिर 4 होगा, फिर 7 होगा। तो आप भाई मुझे ये बताओ दिन कितने निकल चुके। आप कहेंगे 3 दिन जा चुके हैं, और 3 दिनों में काम कितना हुआ है ये चेक कर लेते हैं अपन। 4 और 4 8 और 7 15। तो 15 काम अपना हो चुका है। अब 3 दिनों में 15 काम हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि लगभग कितने दिनों का समय लगेगा। यहां से आप मुझे बताओ 15 15 15 को कितनी बार जोड़ें कि लगभग 80 के आसपास आ जाएं। तो आप कहेंगे 5 बार जोड़ लीजिए, तो अगले 5 पेयर में काम हो जाएगा 75, और ऐसे 5 बार ये भी जुड़ेगा, तो यहां पर भी आ जाएगा 15 दिन। तो 15 दिन हो चुके हैं, काम अभी भी 75 हुआ है। अब मुझे बताइए काम टोटल कितना था, 80। 80 में से हो चुका है 75 और 15 दिन जा चुके हैं। अब आप बताइए 16वें दिन किसकी बारी होगी। 16वें दिन बारी आएगी ए की, 17वें दिन ए की, 18वें दिन वापस से इनका नंबर आएगा। तो 16वें दिन जाता है कौन, ए, और ए जब जाएगा तो 4 काम करेगा, क्योंकि ए की क्षमता एक दिन में 4 करने की है, और काम 79 हो जाएगा। अब 16 दिन हो चुके हैं और 79 79 यूनिट काम हो चुका है। अब देखिए, या तो आप ऐसा कह दो लगभग ए को कितने दिन लगे, तो आप कह दो 16 दिन का टाइम लगभग लगेगा। आपसे पूछता कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगा, तो भाई बताओ 79 काम हो चुका है, 80 में से कितना काम बचा, 1। 17वें दिन वापस से ए जाएगा, और ए दिन भर में करता है 4, बचा है 1, तो 1/4 समय और लगेगा। तो पूरा आंसर रहेगा 16 दिन पूरे और 1/4 और। तो पूरा आंसर आया 16 से ही 1/4। बात करते हैं अप्रोक्स में, लगभग में, तो लगभग में हम कहेंगे 16 दिनों का समय लगा है। तो इसका उत्तर रहेगा 16 दिन। क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो टोटल मिश्रण है 60 का, जिसमें दूध और पानी है 2:3। ये दूध है और ये पानी है। आपसे क्या पूछा है, इस पूरे मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ। भाई हमारे हिसाब से दूध है 2 और पानी है 3, तो 5 बराबर है 60 लीटर। तो 1 का मान यहाँ से आ जाएगा 5 का भाग देकर 12 लीटर, और पानी हमारे अकॉर्डिंग 3 है, तो 3 का मान होगा 12 × 3 36 लीटर। तो उत्तर रहेगा पानी की मात्रा 36 लीटर है। तो इस तरह इसका ऑप्शन बी रहेगा।
नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेमी आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज के अनुरूपी ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो, ये है एक वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 8, तो 8 स्क्वायर। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और ये बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज के क्षेत्रफल के, तो ये बराबर कर देते हैं अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो क्या होता है, आप कहेंगे 1/2 आधार। अब इस त्रिभुज का आधार क्या है 8 है और ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, तो h4 ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। अच्छा देखो, 1 8 से तो 8 कट गया, 8 का स्क्वायर है मतलब 8 × 8 है और ये इधर आ जाएगा, तो h का मान जो आएगा वो आएगा 8 दूनी 16, 16 पाए। ये आ गया आपके पास में। तो इस तरीके से h का मान 16 पाई रहेगा, तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन 16 पाई 16 पाए। नंबर 49, ये कहता है लोहे की एक खोखली पाइप जिसमें 28 सेंटीमीटर लंबी है और इसका बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर है। अब देखो, ये कोई एक पाइप है और खोखला पाइप है, तो खोखले पाइप के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो इसका व्यास का मान दे रखा है अपने को बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास अगर है 10 तो ये पूरा का पूरा 10 हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो ध्यान देना बेटा, अगर इसकी मोटाई के बारे में बात हो रही है तो ये इस तरीके से होगा, तो ये एक अंदर वाला पार्ट होगा। अब इसकी मोटाई 2 है तो इधर भी 2 होगा और इधर भी 2 होगा, तो 2 और 2 4, तो इसका जो अंदर का व्यास है ना वो 6 रहेगा। भाई बाहर का व्यास कितना है 10, और अगर ये बेलन है तो बेलन की मोटाई इधर से भी होगी और इधर से भी होगी। कितनी है, इधर भी 2 है तो इधर भी 2 होगी। 2 और 2 4, घटा दो तो अंदर का व्यास कितना होगा 6 और बाहर का व्यास कितना है 10। तो एक बात बताओ, इसकी बाहर की त्रिज्या कितनी हो गई, आप कहेंगे बाहर की त्रिज्या तो हो गई 5 और अंदर का व्यास अगर 6 है तो अंदर की त्रिज्या कितनी रहेगी 3 रहेगी। तो ये हो गई है इसकी बाह्य त्रिज्या R4 रेडियस और ये हो गई है इस बेलन की अंत्य त्रिज्या R4 रेडियस मैंने लिख दिया है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये कह रहा है यदि इसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, लंबाई 28 दे रखी है और लोहे का वजन 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए पाइप का वजन क्या होगा। भाई पाइप का अगर वजन निकालना है तो पहले मुझे ये तो निकालना पड़ेगा ना कि इसमें कितनी धातु काम में आई है, कितनी घन मीटर धातु लगी है। तो अगर मैं उस धातु का आयतन निकाल लूंगा तो उसको मैं हर ग्राम को किससे गुना कर दूंगा, 5 ग्राम से गुना कर दूंगा कि 1 सेंटीमीटर घन में कितना ग्राम है 5 ग्राम है, तो गुना करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ 5 ग्राम जो वजन है वो 1 सेंटीमीटर घन में है, 1 घन सेंटीमीटर में है। तो यहां से देखते हैं पहले इसका आयतन क्या आएगा। अब देखो आयतन क्या होता है बेलन का, आप कहेंगे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां पर बेलन कैसा है, खोखला है, तो बाह्य त्रिज्या में से मैं अंत्य त्रिज्या घटाऊंगा तभी तो ये जो धातु है, ये जो शीट है, उस शीट का आयतन आएगा मेरे पास में। तो यहां पर एक होगी बाह्य त्रिज्या, एक होगी अंत्य त्रिज्या, तो ये कैसे लिखा जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच बराबर होगा खोखले बेलन का आयतन। ये ले आते हैं। अब देखो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, बाह्य त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, अंत्य त्रिज्या कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, और एच का मान कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 28। अब बेटा ये देखो, ये जो त्रिज्या है ये सेंटीमीटर में, तो ये आएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब वर्ग सेंटीमीटर, और 28 भी है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया घन सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, ये आया है हमारे पास में बेलन का आयतन और ये बेलन का आयतन आया है घन सेंटीमीटर में। कैसे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर में आ गया। इतना घन सेंटीमीटर आयतन है इस बेलन का और 1 घन सेंटीमीटर का वजन है 5, तो इतने घन सेंटीमीटर का वजन कितना होगा, इसको गुना कर देते हैं 5 से। अब यहां से जो मान आएगा वो ग्राम में आएगा। क्यों आएगा,
इतने घन सेंटीमीटर में, अगर 1 घन सेंटीमीटर में 5 ग्राम वजन है तो इतने घन सेंटीमीटर में कितना ग्राम वजन होगा, तो ये ग्राम में आ जाएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन हमें किलो में दिए गए हैं, तो ग्राम को किलो में बदलने के लिए हम 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, मतलब 1000 का भाग दे देंगे। क्यों? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये है, हो गया 22/7, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 कम होगा तो यहाँ 16 आ जाएगा, और यहाँ है 28, और यहाँ पर आ गया है 5। 7 से बेटा ये कैंसिल किया, 4 बार आ गया अपने पास में। अब इसे गुणा कर लेते हैं, तो 22 × 6 आता है 132, और 22 एकम 22 और 3 25, 10 35, 352 इंटू 4 × 5 हो जाता है अपने पास में 20। अब यहाँ से और सॉल्व करें तो 0 आता है, 2 × 2 4 आता है, 2 × 5 10, 2 × 3 6 और 1 7। इतना ग्राम वजन है इस धातु में। अब हमें आंसर दिया हुआ है किलो में, तो हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे जिससे कि ये किलो में बदल जाए। तो यहाँ से आएगा 7.040 किलो, और इसे ही हम लिख सकते हैं 7.04 2 डेसिमल में और किलो के बराबर। तो आंसर आ जाएगा 7.04, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस पर आते हैं। एक आदमी ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपये में बेचने की योजना बनाई, जिस पर उसे 10% की हानि होती है। भाई लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पर होते हैं, और क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब वो इस टाइपराइटर को बेच रहा है क्रय मूल्य के 90% पर, और 90% का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 4500 रुपये। अब ये कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। 20% का लाभ कब होगा? जब 100 से 20 ज्यादा पर बेचेगा। इसका मतलब वो जानना चाहता है 120% का मान क्या होगा। भाई 10 का हानि हुई थी तो 10 हानि कम करके लिख दिया, 20 का लाभ चाहिए 20 जोड़ दिया। अगर इतना प्रतिशत इसके बराबर है तो 120 कैसे निकालोगे? आप कहोगे 1 का मान निकालने के लिए 4500 में क्या करेंगे? 90 का भाग दे देंगे, और क्या निकालना है? 120, तो 120 का गुना कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हुई, 9 से ये 5, 12 × 5 60, और 2 0 साथ में आ जाएंगी, तो उत्तर आ जाएगा 6000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नंबर 51। देखिए ये कह रहा है रवि और सुमित का वेतन 2:3 में है। तो माना रवि को जो वेतन मिलता है वो 2x मिलता है, और सुमित को जो वेतन मिलता है वो मिलेगा 3x। अब ये कह रहा है प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि हो गई, तो रवि का वेतन हो जाएगा 2x + 3000, और सुमित का वेतन हो जाएगा 3x + 3000, और वृद्धि होने के बाद में इसका अनुपात बदल कर आ गया है 35/50। बेटा 35/50 को तो हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 5 7 35, और 5 से ये 10 लिखा जा सकता था। ठीक है, अब क्या करेंगे? वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में x का जो मान आएगा, यहां से x का मान आ जाएगा। अब x का मान कैसे निकालेंगे? जरा ये देखो, यहां आएगा 10 × 2 20x, और यहां आएगा 7 × 3 21x। आएगा ना भाई? 10 × 2 20, 7 × 3 21, तो सिर्फ x बचेगा, एक तरफ 21 एक तरफ 20। अच्छा इधर आएगा 30,000, इधर आएगा 21,000, तो कितना बचा? इधर आया अपने पास में 30,000 और इधर आया 21,000, तो कितना बचा? 9,000। तो x का मान आ गया है अपने पास में 9,000। अब आपसे पूछा है सुमित का नया वेतन। सुमित का नया वेतन है 3,000 रुपये बढ़ने के बाद में। सुमित को पहले मिलते थे 3x, x का मान है 9, तो सुमित को पहले मिलते थे 9x, और 9x का 9x नहीं 3x। सुमित को पहले कितने मिलते थे? 3x, और भाई x का मान क्या है? 9,000, तो ये हो गया 27,000। किसी को 27,000 रुपये मिलते थे और उसका जो वेतन है उसमें 3,000 की वृद्धि हो गई, तो 3,000 की अगर वृद्धि हो जाएगी तो आप बताओ नया वेतन कितना होगा? आप कहेंगे 27,000 वाला वेतन 3 से बढ़ गया, तो नया वेतन होगा 30,000। तो ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का एक आसान सा क्वेश्चन है, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं इसे।
ध्यान रखना बॉड मास का रूल अप्लाई होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर ऑफ सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले अंदर के लिए बॉड मास में पहले माइनस नहीं होगा, पहले गुणा होगा। तो इसे तो मैंने लिख लिया, 3.5 को हम लिख लेते हैं आसान करने के लिए 7/2। अरे भाई 7 का आधा ही तो 3.5 होता है, और 23 × 7 हो गया 161। तो मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, यहां आएगा 8.8 माइनस 23 × 7 161 मतलब 16.1 भाग 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा 2 8 16 और 2 5 10। 8.8 में से 8.05 कम कर रहा हूं, यहां देखें आराम से माइनस कर रहा हूं 8.05। तो यहां से आपके पास में बचेगा 0.75। तो ब्रैकेट के अंदर से तो निकल कर आया है 0.75। अब यहां मल्टीप्लाई करना है इसको, तो टर्म क्या लिखी जाएगी, 8.65 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 + 0.5 और का मतलब गुना, और अंदर के ब्रैकेट को मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको क्या आएगा 0.75। अब वापस से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में वापस से बॉड मास लगाएंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा देन एडिशन होगा। तो 5 × 5 25, 5 × 7 35 और 2 37। और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद और 1 3 के बाद, तो 3 के बाद लगा दिया। और इसमें जुड़ेगा 4, तो यहां से ये आएगा। अब देखो यहां है 8.65 मतलब 8.650 में से माइनस करना है 4.375, तो 4.375। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा आपके पास में 225 और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 225 नहीं 275। 15 में से ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 7, 275। तो आंसर आएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 4.275। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन 4.275? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बॉड मास में क्या ध्यान रखते हैं बेटा अपन, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तो पहले वो चलता था 10 से तो 1 घंटे में 10 चलता होगा, अब वो चलेगा 15 से तो अब वो 1 घंटे में 15 चलेगा। सिर्फ 1 घंटे भी चलेगा तो पहले अगर 10 चलता था तो अब 15 चलता होगा। तो पहले वो जो दूरी तय करता था तो चाल कम होगी तो दूरी भी कम कवर होगी, और चाल ज़्यादा होगी तो दूरी भी ज़्यादा कवर होगी। तो पहले कवर की गई दूरी और अब कवर की गई दूरी का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। चाल बढ़ाओगे तो दूरी भी बढ़ेगी। तो वो कह रहा है पहले के बजाय अब वो ज़्यादा चलता है। क्वेश्चन में देखो 25 किलोमीटर, तो 1 का मान आ जाता है 25। आपसे पूछा है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी थी, अब ज़्यादा चला है, पहले तो वो 2 ही चलता था। 1 का मान 25 है तो 2 का मान कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो पहले वास्तविक में वो 50 किलोमीटर की दूरी चलता था, तो ऑप्शन डी रहेगा। और पूछे अब कितना चला, 50 से 25 ज्यादा चला 75 चला, या फिर 3 का मान सीधा 75 आ जाएगा। वापस से बॉड मास का, अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो पहले ऑफ सॉल्व होगा तो ये 12 हो जाएगा, फिर इनका गुना होगा तो ये 10 हो जाएगा। अरे यहां देखो 3 चौके 12 और यहां पर क्या होगा 10, और 10 - 12 यहां से क्या आएगा -2, यहां आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 चौके 16 और 4 20, 20/5 इसमें भाग दिया तो 4, 4 में से कम होगा 2, तो उत्तर आ जाएगा अपने पास में 2। तो इसका आंसर रहेगा 2, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण मतलब प्रिंटिंग के लिए 30,600 रुपये का भुगतान करना पड़ा। अब देखो प्रिंटिंग के लिए कितना भुगतान करना पड़ता है 20%। तो क्वेश्चन में 20% जो भुगतान होता है उसका मान दे रखा है 30,600 रुपये। आपसे कह रहा है तो बताइए
इन पुस्तकों के भुगतान की जाने वाली कागज की लागत मतलब पेपर कॉस्टिंग, कागज की लागत कितनी प्रतिशत थी? 25%। 20% का मान दे रखा है, 25 का पूछा है। भाई 20 का मान अगर ये है तो 1% का मान क्या होगा? आप कहेंगे 30,600 में भाग दे देते हैं किसका? 20 का, और 25% के लिए गुणा कर देते हैं 25 का, यही आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से अगर इसे कैंसिल करते हैं तो 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 तिया 6 और 0 आएगी। 25 इंटू 3 75 आएगा, 25 इंटू 5 125 और 7 132 और 25 एकम 25 और 3 28 और 10 38, 38,250 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन, 38,250 रुपये की लागत आएगी। अच्छा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 47, 95 और 187 को विभाजित करे और प्रत्येक मामले में समान शेष ज्ञात हो। याद करिए, एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका इन सब में भाग जाए और समान शेष प्राप्त हो, इसका मतलब ये में से की बात कर रहा है। अब में से उस केस में कैसे निकालते हैं? जब हमेशा समान शेषफल प्राप्त होता है तो याद करो, मैंने आपको कहा था कि ए में से बी कम होगा, बी में से सी कम होगा और सी में से ए कम होगा, और उनका मॉड आएगा, मतलब मान जो आएगा वो किस में आएगा? धनात्मक आएगा। तो 95 में से माइनस होगा 47, ऐसे ही निकालते हैं, लॉजिक याद होना चाहिए। तो यहां बचेगा 48। फिर 187 में से माइनस होगा 95, तो ये माइनस कर लेते हैं। 7 में से 5 कम हुआ तो 2 आया, 18 में से 9 कम हुआ तो 9 आया। फिर 187 में से कम होगा कौन? 47, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 7 में से 7 कम हुआ 0 और यहाँ पर आ गया है 4। अब हमें निकालना है में से, किसका? में से या एचसीएफ, सबसे बड़ी संख्या किस किस का? 48 का, 92 का और 140 का, यही हुआ। अब याद करो, आपको मैंने में से कैसे सिखाया था? जब कभी भी इतनी संख्याओं का में से लिया जाता है तो दो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का क्या लेते हैं अपन? अंतर लेते हैं। और 48 और 92 का अंतर क्या हुआ? 44। क्या 44 का इन संख्याओं में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 44 के हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, ये हुआ 11 और 4। क्या 11 का भाग इन संख्याओं में जाता है? नहीं जाता। 4 का भाग इसमें जाएगा, 4 का भाग इस वाले में भी जाएगा और 4 का भाग इसमें भी जाएगा। इसका मतलब इनका जो में से आया निकलकर वो कितना आया? 4। तो हम कहेंगे 4 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसका हम भाग देंगे 47 में, 95 में और 187 में, तो हमेशा शेष समान बचेगा। आप चाहें तो आराम से चेक कर सकते हैं, शेष समान ही बचेगा। अच्छा, आपसे पूछे शेष कितना बचता, तो किसी एक संख्या में भाग दे लो। 47 में भाग दो 4 का, 11 चौके 44, कितना बचा? 3। अब 3 बचा है तो यहां भी 3 बचेगा और यहां भी 3 बचेगा, फिक्स रहेगा। ये देखो, एक परिवार में 2 दादा दादी हैं, 3 माता पिता हैं, 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु है 65। 2 हैं दादा दादी, तो आयु है औसत 65। 2 लोगों की औसत आयु 65 है, तो दोनों की कुल आयु हो गई है 130। 3 पेरेंट्स हैं, तो 3 माता पिता हैं और उनकी औसत आयु है 32, तो 32 है औसत आयु 3 की, तो 3 से गुणा कर दिया, यहाँ आ गया है 96। फिर कह रहा है और पोते पोती हैं, इसमें पोते पोतियों की औसत आयु 8 है और कितने पोते पोती हैं? 4। तो 8 है औसत आयु कितनों की? 4 की, तो 8 इंटू 4 32। अब हम क्या कर लेते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसने क्या पूछा है? परिवार की औसत आयु। तो परिवार की कुल आयु और परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या, 6 और 2 8 आ गया अपने पास में, 13 और 9 22 और 3 25, 258 साल उम्र है कितने लोगों की? 2 और 3 5 और 4 9। 9 का भाग दे देते हैं, 9 दूनी 18, कितना बचा यहाँ पर? 7, 9 8 72, फिर कितना बचा? 6/9 और 6/9 को हम लिख सकते हैं 2/3, तो सही उत्तर आएगा 28 सही 2/3 वर्ष औसत आयु होगी सभी की। ऐसा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये हमारे पास में ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 50% अधिक हैं। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो 3 संख्या है ABC,
तो मैंने कहा दो संख्याएं, ये तीसरी संख्या से, माना तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या रहेगी 125 और दूसरी संख्या रहेगी 50% ज़्यादा तो 150। चाहो तो आप इस डेटा को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे 25 से 4, 25 से 6, 25 से 5, तो ये तीनों संख्याओं का अपने पास में अनुपात आ गया। अब आपसे पूछा है दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात है, आंसर आ गया 6:5। नेक्स्ट पर आते हैं। राज ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। तो मान लेते हैं राज जिस कुर्सी को खरीदने के लिए गया था उस पर अंकित मूल्य था कितना, 100 रुपये। तो राज को छूट मिली होगी कितने रुपए की, 35 रुपए की, यही तो हुआ। तो राज ने उसे कितने में खरीदा होगा, 100 से 35 कम मतलब 65 में। तो राज ने इसको खरीदा होगा 100 से 35 कम 65 में। अब आपसे पूछ रहा है यदि राज को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 238 रुपये और देने पड़ते। अगर कोई छूट नहीं मिलती तो उसे हमारे हिसाब से 35 रुपये की छूट मिली, इस 35 का भी पेमेंट करना पड़ता और वो पेमेंट बराबर कितने के है, 238 रुपये के है। तो हमें पता लग गया अच्छा 35 बराबर है 238 रुपये के। तो आपसे पूछ रहा है राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया, राज ने भुगतान कितना किया है, 65 का। यदि 35 का मान 238 है तो एक का मान क्या आएगा बेटा, आप कहेंगे एक का मान आएगा 238 में भाग दे देते हैं 35 का। और राज पेमेंट कितने का करके आया, 65 का, तो गुना कर दिया 65 का। 5 से ये 7 और 5 से ये आ गया 13, 7 से कैंसिल किया, 7 तिया 21, 2 7 चौके 28, 13 × 4 52, 13 × 3 39 और 5 44। तो राज ने पेमेंट किया है 442 रुपये का। ऑप्शन होना चाहिए यस, बी ऑप्शन है 442 रुपये। और आज वाले आपके टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन ये है, वापस से एक एज का और औसत एज का क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कह रहा है। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु है 28 वर्ष और विकेट कीपर उससे 4 साल बड़ा है। तो मैं लिख लेता हूं, कप्तान जो है यदि वो 28 साल का है तो उसका जो विकेट कीपर है वो 4 साल बड़ा है, तो विकेट कीपर की आयु हो गई 28 और 4 32। अब ये कहता है यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी के खिलाड़ी, अब 11 में से 2 हटा दो तो बाकी के कितने बचे, 9 खिलाड़ी, उनकी आयु पूरे टीम की औसत आयु से 2 साल कम है। तो हम लिख लेते हैं पूरी टीम और बाकी के 9 लोग, 9 लोग, इनके बारे में तुलना की है। अच्छा क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ो। बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 साल कम है। मान लेते हैं मैं पूरी टीम की औसत आयु जो है वो x मान लेता हूं। पूरी टीम की औसत आयु यदि x है तो इन 2 खिलाड़ियों को हटा दिया जाए, किस किस को, कप्तान को और विकेट कीपर को, तो बाकी की जो औसत आयु रहेगी वो कितनी रहेगी, x - 2। आराम से पढ़ लीजिए। बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 साल कम है। माना पूरी टीम की औसत आयु x तो बाकी लोगों की औसत आयु x - 2। तो आपसे कह रहा है टीम की औसत आयु क्या है, मतलब x का मान निकालना है। भाई एक बात बताओ, ये जो औसत आयु है ये कितने लोगों की है, 9 लोगों की है। तो 9 लोगों की औसत आयु अगर x - 2 है तो 9 को अगर मैं गुना कर दूंगा औसत से तो इन सब के सब 9 लोगों की टोटल आयु आ गई अपने पास में। अच्छा यदि मैं इस 9 लोगों की औसत आयु, कुल आयु में जो कुल आयु मैंने लिखी है 9 गुना x - 2, इसमें मैं कप्तान को और कीपर को जोड़ दूं सब 11 लोगों की आयु आ जाएगी। आप कहेंगे हाँ। तो 10वां आदमी कप्तान जिसकी उम्र 28 साल है और 11वां है कीपर जिसकी उम्र 32 साल है। ये 9 लोगों की उम्र और ये बाकी के 2 लोगों की उम्र, तो ये हुई टोटल 11 की उम्र। और ये 11 की उम्र बराबर होनी चाहिए उस पूरी क्रिकेट टीम की आयु के। पूरी क्रिकेट की औसत आयु क्या है, x, कितने लोगों की, 11 की, तो ये बराबर होना चाहिए 11x के। अब देखिए इधर 11x है और इधर 9x है, तो यहां बचेगा 2x। यहां से आएगा आपके पास में माइनस का 18, प्लस का 28 और प्लस का 32। इसमें से बचेगा 10
और यहां से आ गया है 32 और 32 और 10 हो गया 42 बराबर 2x। तो x का मान अपने पास में आएगा 21। x का मान 21 आया। आपसे पूछा है टीम की औसत आयु। भाई टीम की औसत आयु हमने क्या मानी थी x, और x का मान क्या आ रहा है 21, तो आंसर होगा 21 साल। तो इस तरीके से आपकी इस टेस्ट सीरीज का ये सॉल्यूशन था। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। हाँ जी, तो चलिए अब दोस्तों हम करते हैं हिंदी के प्रश्नों का सॉल्यूशन। और हिंदी का पहला प्रश्न है आपके सामने कि संजय भारतीय मूलों का तिरस्कार करता है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तिरस्कार के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें कि समानार्थी शब्द की, तो समानार्थी शब्द यहां पर जो तिरस्कार है, उस तिरस्कार के स्थान पर हम कह सकते हैं कि संजय भारतीय मूल्यों की क्या करता है? उपेक्षा करता है। क्या करता है? उपेक्षा करता है। तो सही इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई संजय भारतीय मूल्यों की क्या करता है? उपेक्षा करता है। तो यहां पर तिरस्कार का जो समानार्थी शब्द है वो है उपेक्षा। अगला प्रश्न आपके सामने, दुर्योधन ने दुष्चक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देख, कुचक्र का पर्यायवाची साजिश होता है, अभिसंधि होता है, दुर्भिसंधि होता है, टोल नहीं होता। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? रमेश ने गोपाल को मारा, ये अच्छा शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। कविता पत्र को लिखती है, पत्र को लिखती है, तो पत्र लिखती है, को नहीं लिखती। यहां पर को ये गलत आ गया, तो सही इसका आंसर यही होगा। लड़का, ये तगड़ा नहीं लड़का है। लड़का कुत्ते को मारता है, तो सही है। सीता ने चिट्ठी लिखी, ये भी सही है। तो इसका यानी जो गलत प्रयोग हुआ है वो कहां हुआ है? बी में हुआ है। कविता पत्र को लिखती है, पत्र लिखती है, ये आना चाहिए। कविता पत्र लिखती है। अगला है, लेने की फुर्सत ना होना। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो क्या लेने की फुर्सत नहीं होना? तो सांस। क्या सही शब्द क्या आएगा? सांस लेने की फुर्सत ना होना। अगला प्रश्न आपके सामने, उन्होंने अपने बड़े बेटे को श्रद्धांजलि दे दी। तो श्रद्धांजलि के जगह आप तिलांजलि भी शब्द यूज कर सकते हो। तो सही जो विकल्प होगा वो क्या होगा? सी होगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया कि उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा सही है उसके स्थान पर, तो ये आ सकता है तिलांजलि। नेक्स्ट है, देश की स्थिति अच्छा नहीं है। इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अच्छा नहीं, अच्छी नहीं है। अच्छा जो शब्द है ये क्या है? अशुद्ध है। देश की स्थिति अच्छी नहीं है, ये आना चाहिए, जबकि यहां पर लिखा अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न, मेरे से कुछ ना पूछो। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य सेखंड के स्थान पर क्या आएगा? मेरे की जगह क्या पर आए? तो मेरे, तो मुझसे कुछ ना पूछो, यानी सही आंसर क्या होगा? बी होगा, मुझसे कुछ ना पूछो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य दिए गए, शुद्ध कौन सा है? बरखा काटनी चाहिए, ये अशुद्ध है। यह आरोग्य हो गया, ये क्या है? ये भी अशुद्ध है। चरखा चलाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। एक एक करके सभी के सभी मर गए, ये भी अशुद्ध है। तो यानी सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? चादर तान के सोना। चादर तान के सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना। तो सही आंसर होगा निश्चित हो जाना। ये सही आंसर होगा बी, निश्चित हो जाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? इस प्रकार की निबंध में समाज का समग्र चित्र दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार की नहीं, के निबंध में। तो यहां पर ये जो के यानी जो आपको दिया गया है वो क्रिया संबंधी त्रुटि दी गई, कारक संबंधी, सॉरी, कारक संबंधी आपको क्या दी गई है? त्रुटि दी गई है। तो सही जो इसका विकल्प होगा वो डी होगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विश्लेषण से संबंध रखता है? जैसे क्या पूछा गया है? तुम किताब खोलकर पढ़ोगे, मैं जाकर देखूंगा, वह खाकर स्कूल गया, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं करूंगा। उड़ूंगा नहीं, करूंगा, करूंगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि यहां पर 2 वाक्यों का क्या किया है? संयोजक क्रिया के माध्यम से इनका विश्लेषण। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी। अगला है, अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए अंकस्थ शब्द सबसे बढ़िया उपयुक्त होगा। तो सही जो आंसर होगा वो सी होगा, अंक में स्थान पाया हुआ। तो ये आंसर होगा सी। अगला,
निम्न में कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब राजा के लिए हम भूपति भी कहते हैं, नरपति भी कहते हैं, महीप भी कहते हैं, लेकिन स्वर्गाधिपति नहीं कहते। तो सही इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला, आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द, यानी ये जो ऊंचा है, इसके स्थान पर उचित शब्द क्या आएगा? तो सॉरी, ये दर्जा, तो यहां पर दर्जा के स्थान पर जो आएगा वो आएगा आपका स्थिर। कौन सा आएगा? स्तर। आपका ऊंचा है, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में क्या है? तो समाज में वो विख्यात है। क्या है? विख्यात। यहां पर ब्लैंक स्थान आएगा। क्या आएगा? ब्लैंक आएगा। तो ये क्या है? विख्यात है। ये आपको ध्यान रखना, सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निर्देश। यहां पर कुछ ये गद्यांश लिखे गए हैं, इन गद्यांशों की आपको पूर्ति करनी है। तो देखिए, मैं एक साथ पूर्ति करवाता हूं आपको। पहले के लिए पहले जो रिक्त स्थान है उसके लिए हम पूर्ति करेंगे। क्या करेंगे? जैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका निकटतम समाज, अब चारों में देखोगे तो पड़ोसी ही है। कौन है? पड़ोसी। यानी उसका निकटतम समाज कौन होता है? पड़ोसी होता है। तो पहला सही आंसर क्या होगा? ए। बढ़ते हैं अगले पर। अगला चलिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका निकटतम समाज पड़ोसी है। ये बात हम पहले कर चुके। इसके बाद इसी प्रकार हमारे निकटतम राष्ट्र हमारे पड़ोसी ही कहलाएंगे, यानी हमारे निकटतम राष्ट्र। तो यहां पर क्या आएगा? डी आएगा। हमारे निकटतम राष्ट्र हमारे पड़ोसी ही कहलाएंगे। तो सही क्या आएगा? राष्ट्र के निकटतम, यानी हमारे राष्ट्र के निकटतम राष्ट्र हमारे क्या कहलाएंगे? पड़ोसी आएंगे। तो सही विकल्प क्या आएगा? बी आएगा। तो यहां पर आप क्या भरोगे? राष्ट्र भरोगे। इसके बाद आगे कब बढ़ते हैं? फिर यहां हमने कहा कि भाई यहां तो हमने लिख लिया क्या? पड़ोसी। यहां हो गया हमारा राष्ट्र। अब तीसरे को हम पढ़ते हैं, तो पहले ऊपर से पढ़ते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका निकटतम समाज पड़ोसी है। इसी प्रकार हमारे राष्ट्र के निकटतम राष्ट्र हमारे पड़ोसी ही कहलाएंगे। यह पड़ोसी ही है जो हमारे सुख और शांति से रहने देते हैं, जो हमें सुख और शांति से रहने देते हैं। तो चारों में कौन सा आएगा? शांति। कौन सा आएगा? शांति। तो तीसरा भी हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। तो पहले में आप पड़ोसी भरो, दूसरे में आप मित्र भरो, तीसरे में आप शांति भरो। अब आइए चौथे पर। तो पहले हम पूरा पढ़ते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका निकटतम समाज हमारा पड़ोसी है। इसी प्रकार हमारे मित्र के निकटतम राष्ट्र हमारे पड़ोसी राष्ट्र कहलाएंगे। यह पड़ोसी है जो हमें सुख और शांति से रहने देते हैं। इसी के साथ हम अपने पड़ोसियों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, क्या? जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही करेंगे। तो पांचवे में क्या आएगा? वैसा। और चौथे में क्या आएगा? व्यवहार। तो इसका आंसर ए होगा। ये इसमें तो 79 में ए होगा और 80 में क्या होगा? सी होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे हिंदी वाले प्रश्न में क्या हुए? कंप्लीट हुए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।